इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अंतरिक्ष में एक छोटे बॉल को दिखाते हुए, जो कि बहुत ज्यादा रोशनी के साथ लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। इस छोटे रोशनी वाले ऑब्जेक्ट को जॉश नाम का एक लड़का लगातार देख भी रहा होता है। थोड़ी ही देर में जॉश पूरी तरीके से चौंक गया था, क्योंकि वो छोटी सी ऑब्जेक्ट उसकी तरफ ही बढ़ रही थी। अब अचानक वो छोटी सी ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा स्पीड में जॉश के घर में घुस जाती है और एक फिश टैंक के अंदर चली जाती है। जॉश जब ध्यान से देख रहा था, तब उस छोटी सी ऑब्जेक्ट ने पूरा पानी सोख लिया होता है। उसे तो समझता ही नहीं कि आखिर ये अनजान चीज है क्या, और ये अंतरिक्ष से मेरे घर में ही क्यों आई। ये सारी चीजें तो अभी तक एक राज ही रहती हैं। अब हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अंतरिक्ष में उसी ऑब्जेक्ट जैसे एक और रोशनीदार ऑब्जेक्ट लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन इस बार ऑब्जेक्ट का साइज बहुत बड़ा होता है, जो अब बहुत ही ज्यादा स्पीड में पृथ्वी के एनवायरमेंट में घुस गया था और एक जगह पर जाकर ब्लास्ट हो जाता है। वो पूरी जमीन बहुत ही मात्रा में तहस नहस हो चुकी थी। अब थोड़ी देर बाद जब उस लैंड होने वाली जगह को दिखाया गया, तब हमें वहां और कुछ नहीं बल्कि एक व्हाइट सूट पहना हुआ आदमी दिखाई देता है। वो आदमी तो बाहर निकलकर बड़ी अजीब तरीके से चलने लगा था। जब वो शहर में पहुंचता है तो बाकी सारे सिटीजन्स उसे देखकर हंसने लगे थे कि ये कैसा बिहेव कर रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये व्हाइट सूट वाला आदमी कोई इंसान है ही नहीं। अब यहाँ रास्ते पर चलते समय एक कार ने उस आदमी को ठोकर मार दी थी, जिसकी वजह से उसे काफी ज्यादा चोट लगती है और वो बहुत दूर जाकर गिर गया था। सभी लोग उस व्हाइट सूट वाले आदमी की मदद करने जैसे ही जाते हैं, तभी वो उठ खड़ा हुआ था, जैसे कि इस खतरनाक एक्सीडेंट में उसे कुछ हुआ ही ना हो। वो आदमी देखता है कि सिर्फ उसका पैर मुड़ चुका है। अब यहाँ कार वाली एक लेडी, जिसने कि उस व्हाइट सूट वाले आदमी का एक्सीडेंट किया होता है, वो उतर कर उसकी मदद करने चली गई। लेकिन तब तक अचानक वो आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। किसी को नहीं पता होता कि आखिर ये आदमी इतनी जल्दी गया कहाँ। अब वो व्हाइट सूट वाला आदमी हमें एक स्ट्रीट के पास दिखाया जाता है, जो एक कोने में जाकर खड़ा हो गया था। उसे तो चलने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी अचानक उसके अंदर से कुछ आवाजें आने लगी। अब हमें दिखाया गया कि उस आदमी का कान अपने आप ही ओपन हो रहा है, जो किसी तरीके के कंटेनर की तरह काम कर रहा था। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हो गई जब उस आदमी के कान में से दो छोटे छोटे लोग निकलते हैं। दरअसल ये सारे छोटे लोग दूसरे प्लेनेट से आए थे, जो पृथ्वी पर आकर अपना रिसर्च करना चाहते हैं। और ये बड़ा सूट वाला आदमी और कुछ नहीं बल्कि उन सारे छोटे एलियंस के लिए एक स्पेसशिप है। तभी उन दोनों में से एक छोटा एलियन पैरों के पास जाकर वहां की चीजों की मरम्मत करने लगा, क्योंकि उनकी स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ होता है। वहीं अब वो दूसरा आदमी अपने हेडक्वार्टर के अंदर चला गया था, जहां पर बाकी सारे छोटे एलियंस मौजूद होते हैं। इस जगह पर तो कई सारे छोटे एलियंस की टीम्स मौजूद थी, जो इस स्पेसशिप को कंट्रोल करके अपना रिसर्च कर रही होती है। अब हमें पूरे स्पेसशिप का कैप्टन दिखाया जाता है, जिसका नाम नंबर 1 था। अब हमें नंबर 2 दिखाया जाता है, जो कि कैप्टन का असिस्टेंट होता है। साथ ही साथ इस छोटे से स्पेसशिप में सारे डिपार्टमेंट अलग किए गए थे कि कौन हमारे स्पेसशिप को कंट्रोल करेगा और कौन उसकी मरम्मत करेगा। सारे के सारे छोटे एलियंस अपना काम करने में बहुत ही ज्यादा बिजी थे। उन्हें किसी भी तरीके से इंसानों के बारे में और जानना था, इसीलिए उन्होंने अपनी स्पेसशिप इंसानों की तरह ही बनाई, जिससे कि इंसानों को जरा भी अंदाजा न लग सके कि हम पृथ्वी पर आकर उनका रिसर्च कर रहे हैं। अब एक छोटा सा एलियन कैप्टन को आकर बताता है कि हमारी स्पेसशिप को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है और हम इसकी मेंटेनेंस जल्द से जल्द कर रहे हैं, लेकिन शायद इसके अंदर पृथ्वी के 2 से 3 दिन लग जाएंगे और तब तक हम प्रॉपरली नहीं चल सकते। शिप में मौजूद सारे के सारे एलियंस अब कैप्टन के सामने इकट्ठा हो जाते हैं, जो सभी को फिलहाल के लिए अपने मिशन के बारे में बता रहे थे। दरअसल बात यह होती है कि ये एलियंस ब्रह्मांड में मौजूद एक अलग ही प्लेनेट से आए हैं, जहां पर रिसोर्सेस अब बहुत ही ज्यादा कम हो चुके हैं। उनके प्लेनेट पर सॉल्ट और वाटर की मात्रा बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी थी। लेकिन अपनी लगातार रिसर्च के कारण उन छोटे एलियंस ने ये पता लगा लिया कि पानी और सॉल्ट पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी मात्रा में है। इसीलिए वो सब अपनी स्पेसशिप लेकर पृथ्वी पर आए थे, जिससे कि वो पानी और सॉल्ट अपने प्लेनेट पर लेकर चले जाएं। कैप्टन ने ये भी कहा कि इंसान हमसे कई ज्यादा टेक्नोलॉजी में आगे निकल चुके हैं, इसीलिए इन सारी चीजों के साथ हमें इंसानी टेक्नोलॉजी भी अच्छी तरीके से सीखनी होगी। कैप्टन तो यहाँ पर बाकी एलियंस को एक छोटे से बॉल के बारे में बताते हैं, जिसे कि उन्होंने कई महीनों पहले पृथ्वी पर भेजा था। उस बॉल की खासियत ये थी कि चाहे कितना भी पानी रहे, वो उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करके अपने अंदर स्टोर कर सकता था। लेकिन वो बॉल अब पृथ्वी पर कहीं लॉस्ट हो चुकी है, जिससे कि उन्हें किसी भी तरीके से ढूंढना होगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये होती है कि कहानी की शुरुआत में हमें जो लड़का जॉर्ज दिखाया गया था,
उसे जो बॉल मिली होती है ये वही एलियंस की बॉल थी, लेकिन वो बॉल किसी समुद्र में न गिरने की बजाय फिश टैंक में गिर जाती है और वहीं का पूरा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके बाद वो एलियन बॉल जॉस के पास ही थी। इसीलिए अब उन एलियंस का मेन मिशन ये भी था कि उन्हें किसी भी तरीके से पृथ्वी पर मौजूद उस बॉल को ढूंढना होगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तब वो सब अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब हमें जॉस दिखाया जाता है जिसके पास अभी भी वो बॉल मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए अपनी खिड़की से बाहर देखता है तभी उसे वही व्हाइट कलर के आदमी की स्पेसशिप दिखाई दी थी। ये सारी चीजें जॉस को काफी ज्यादा अजीब लगती है, इसीलिए उसने अपनी मॉम को बुला लिया ये देखने के लिए। जॉस की मॉम लिंडा जैसे ही आकर उस व्हाइट वाले इंसान को दिखती है तब हमें पता चला कि जॉस की मदर लिंडा और कोई नहीं बल्कि वही लेडी थी जिसने की उन एलियंस की स्पेसशिप को ठोकर मारी होती है। लिंडा तुरंत ही जॉस को लेकर उन एलियन की स्पेसशिप के पास चली गई। लिंडा तो एलियंस की स्पेसशिप को इंसान समझकर लगातार माफी मांग रही थी एक्सीडेंट के लिए, लेकिन साथ ही साथ वो एकदम से शॉक हो गई क्योंकि उस आदमी की बॉडी पर जरा भी जख्म और घाव दिखाई नहीं देते, क्योंकि कार से इतनी तेजी से हिट होने के बाद कोई भी हॉस्पिटल में जाने से रह ही नहीं सकता। जॉर्ज को भी पता नहीं क्यों उस आदमी को देखकर अजीब लग रहा होता है। जब लिंडा उस आदमी से बातें करने की कोशिश कर रही थी तब कैप्टन और बाकी छोटे छोटे एलियंस उन्हें देखकर समझ नहीं पाते कि वो क्या रिप्लाई दें, क्योंकि उनके स्पेसशिप में मौजूद टीम मेंबर्स जो कि उन स्पेसशिप को कंट्रोल करते थे उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि इंसानों से कैसे बात किया जाए और कैसे बिहेव किया जाए। यानी कि एक तरीके से ये उन एलियंस के लिए पहली बार था कि वो किसी इंसान से बात करेंगे। अब वो कुछ गड़बड़ ना कर दें, इसीलिए कैप्टन खुद ही अपने कमांड अपने हाथों में लेता है। उसने लिंडा को जवाब देने के लिए गूगल की मदद ली जिससे कि वो सारा डेटा ट्रांसफर कर लेता है, और अब उसे समझ गया था कि इंसानों से किस तरीके से बातें और बिहेव करना चाहिए। वो तो अपनी आवाज में लगातार लिंडा से बातें करने लगा और कहता है कि मैं ओके हूँ, लेकिन उनकी बात करने की फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि आसपास की चीजें टूटने लगी थी। लेकिन स्पेसशिप में मौजूद टेक्निकल स्टाफ ने जल्द से जल्द इसके ऊपर काम किया और फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल कर दिया। लिंडा भी थोड़ी खुश हो जाती है कि ये आदमी काफी ज्यादा अच्छा है। उसने तो अपने बेटे जॉस को स्कूल के लिए भेज दिया था और उस व्हाइट सूट वाले आदमी को अपने घर पर चाय पीने के लिए इनवाइट किया। अब हमें कुछ पुलिस ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जिन्हें की खबर मिली थी कि पास ही वाली जगह में अजीब सी चीज आसमान से गिरी है, इसीलिए वो सब मिलकर उस जगह का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए चले गए थे। हालांकि बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद उन्हें वहां पर कुछ ज्यादा चीजें तो नहीं मिलती, लेकिन उन्हें उस लैंडिंग वाली जगह पर कुछ अजीब सी चीज मिली जिससे कि वो एक फिंगरप्रिंट की तरह कैप्चर करने लगे थे। दरअसल ये और कुछ नहीं बल्कि उन एलियंस की स्पेसशिप के लैंड होने की जगह थी जहां पर उनके इंसानी रूप वाले स्पेसशिप का चेहरा छप गया होता है। और अब तो उन पुलिस ऑफिसर्स ने भी उस चेहरे को पूरी तरीके से प्रिंट कर लिया था जिससे कि उन्हें पता चल जाता है कि ये कौन सा चेहरा है। उन्होंने तो पूरे शहर में ही इस चेहरे वाले आदमी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। अब कैप्टन यहाँ अपनी इंसानी स्पेसशिप के लिए गूगल से सर्च करके डेव नाम निकालते हैं और उन्होंने लिंडा को भी अपना नाम डेव बताया था, जिसके बाद लिंडा उस स्पेसशिप यानी कि डेव को अपने घर के अंदर लेकर चली जाती है। यहाँ अब डेव जो अपनी आंखों से देख रहा था उसके अंदर मौजूद सारे के सारे एलियंस वहीं से उसे मॉनिटर करते रहते हैं। तभी डेव की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ी जहां पर लिंडा के बेटे जॉश की होती है। बाकी सारे एलियंस ने तो जॉश के हाथ में वही बॉल देखी जो कि पानी एब्जॉर्ब करता था, यानी कि कैप्टन को अंदाजा हो चुका होता है कि वो बॉल हो न हो जॉर्ज के पास है। उनके कहने पर कई सारे टेक्निकल स्टाफ वाले एलियंस जॉर्ज की लोकेशन का पता लगाने लगे थे और अब लोकेशन ट्रैक करने के बाद डेव वहां से चला जाता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द उस मैजिकल बॉल को ढूंढना था। अपनी पूरी स्पेसशिप को इंसानों की तरह चलाने का काम नंबर 2 का होता है, लेकिन नंबर 2 को इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत थी। दरअसल नंबर 2 को ये नहीं अच्छा लगता था क्योंकि इंसान कोई भी रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं करते थे। जो भी नियम बनाए गए होते हैं वो उनके अगेंस्ट जाकर ही सारे काम करते। नंबर 2 चाहता था कि वो सारे इंसानों को खत्म कर दे और एक नई सिविलाइजेशन बनाए, पर इन सारी चीजों के बारे में किसी को पता नहीं होता सिवाय कैप्टन के। कैप्टन समझ चुका था कि जरूर नंबर 2 कुछ न कुछ चाल चल रहा है, इसीलिए उसने अपने एक आदमी को नंबर 2 के ऊपर नजर रखने के लिए कहा। अब यहाँ डेव जब बाकी सभी लोगों के बीच में जाता है तब कई सारे बच्चे उसे देखकर हंसने लगे थे। दरअसल डेव ने बहुत ही अजीब तरीके के व्हाइट कलर के ड्रेस पहने होते हैं, इसीलिए सारे बच्चे उसे आइसक्रीम नाम से बुला रहे थे। कैप्टन को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, इसीलिए वो एक स्टोर के अंदर चले गए अपने लिए नए कपड़े लेने के लिए, पर यहाँ उन्हें पता चला कि कपड़े लेने के लिए उन्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिलहाल के लिए उनके पास कोई पैसे नहीं थे, इसीलिए वो अपनी स्पेसशिप से पास ही में रखे गए पैसे को स्कैन करते हैं और चेंजिंग रूम में जाकर उसके ही
जैसे कई सारे प्रिंट्स बनाते हैं, लेकिन उन सारे पैसों की प्रिंट होने की जगह बहुत ही अजीब तरीके की थी। लगातार इतने सारे पैसे निकालने के बाद डेव अपने लिए कुछ कपड़े खरीदता है और वहां से निकल पड़ता है जॉस के स्कूल के अंदर। डेव तो जॉस के क्लास में पहुंचकर वहां की टीचर से बात करता है और जॉस को बाहर लेकर आ जाता है। डेव ने तुरंत ही जॉस से पूछा कि तुम्हारे पास हमारा एक मैजिकल बॉल आ गया था, आखिर वो कहाँ मौजूद है। जॉस ने तो सिंपली बता दिया था कि मुझसे वो बॉल कुछ बदमाश बच्चों ने छीन लिया होता है और अब वो उन्हीं बदमाश बच्चों के पास है। डेव ने जॉस से कहा कि आखिर वो बदमाश बच्चे कौन हैं, इसीलिए जॉस डेव को लेकर उनके पास जाने लगा। लेकिन जॉस को तो फिलहाल के लिए वो सारे लड़के स्कूल में मिलते ही नहीं, इसीलिए अब जॉस डेव के साथ अपने घर पर चला आता है। दोनों मिलकर बहुत ही मजे से वीडियो गेम्स खेल रहे थे। जॉस को कहीं न कहीं डेव के साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है, क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह कंप्लेन नहीं करता था। डेव तो एक बच्चों की तरह वीडियो गेम खेलकर अपना टाइम स्पेंड कर रहा था। थोड़ी देर में ही जॉस की मदर लिंडा आ जाती है, जो डेव को इस तरीके से देखकर खुश हो गई थी और वो डेव को अपने घर पर डिनर करने के लिए इनवाइट करती है। अब अपने शिप के अंदर कैप्टन बाकी क्रू मेंबर से डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए। कैप्टन को इतना तो पता था कि अगर वो बाहर जाएगा तो उसके लिए और भी मुसीबतें बढ़ सकती हैं, इसीलिए जब तक शिप पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तब तक यहीं रुकना अच्छा होगा। कैप्टन यानी कि डेव अब तुरंत ही उनके साथ डिनर करने लग जाता है। खाना खाने के बाद डेव लिंडा के साथ उसके पूरे घर को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक बहुत ही बड़ी पेंटिंग पर चली गई। डेव को ये पेंटिंग बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है और वो लिंडा से इसका मतलब पूछता है। लिंडा ने बताया कि ये पेंटिंग लव और ट्रस्ट को दर्शाती है, जो हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। अब यहाँ डेव को बिल्कुल पता नहीं था कि लव क्या होता है और कैसे होता है, इसीलिए वो लिंडा से पूछ रहा था कि आखिर पता कैसे चलेगा कि मुझे लव हो गया है। लिंडा कहती है कि ये तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा अगर तुम अपने सबसे क्लोज वन के साथ और भी क्लोज हो जाओगे तो। डेव यानी कि कैप्टन एक तरीके से इंसानों के बारे में जांच पड़ताल भी कर रहे थे और उनके बिहेवियर के बारे में जान रहे थे। अब यहाँ डेव बाहर की तरफ चला जाता है बाकी चीजें देखने के लिए। उसने नोटिस किया कि सड़क के किनारे और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जिनके पास घर नहीं है। वो लोग बहुत ही ज्यादा गरीब थे। डेव इसीलिए एक आदमी के पास जाकर बैठ जाता है और उसका वेट करता है कि ये क्या रिएक्शन देगा। तभी उस आदमी ने डेव को अपना ब्लैंकेट दिया, क्योंकि बाहर काफी ज्यादा ठंडी थी और वो गरीब आदमी नहीं चाहता कि डेव बीमार पड़ जाए। ये सारी चीजें देखने पर कैप्टन एकदम से शॉक हो गए थे कि आखिर इंसान इतने भी बुरे नहीं होते। उनके अंदर तो इंसानियत अभी भी मौजूद है, जो काफी ज्यादा अच्छे थे। भले ही कई सारे एलियंस चाहते थे कि वो इंसानों को खत्म कर दें, लेकिन कैप्टन को भरोसा हो चुका था कि पृथ्वी पर ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो काफी ज्यादा अच्छे हैं और उनके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसीलिए अब कैप्टन अपनी शिप को आराम देने के लिए डेव को पूरी तरीके से स्विच ऑफ कर देते हैं एक रात के लिए। डेव तो उस गरीब आदमी के साथ ब्लैंकेट ओढ़कर वहीं पर सो गया था। अब यहाँ शिप के अंदर कैप्टन के पास एक डॉक्टर आता है, जो बता रहे थे कि हमारे स्पेसशिप के सिस्टम में कुछ चेंजेस पाए गए हैं और ये चेंजेस लगातार बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द पता करना पड़ेगा कि आखिर ये प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टार्ट हुई हैं। कैप्टन तुरंत ही इन बातों के बारे में गहरी जांच करने के लिए कंट्रोल रूम में चले जाते हैं। कंट्रोल रूम के अंदर तो नंबर 3 लगातार काम कर रही थी। जब कैप्टन उसके पास आते हैं तब नंबर 3 ने बताया कि लगातार सर्च करने के बाद मुझे इंसानों की दुनिया में एक फाइल मिली है और ये पता चला है कि सभी इंसान अपनी पूरी जिंदगी में इस फाइल को देखते ही देखते हैं। कैप्टन नहीं समझ पाता कि ऐसी कौन सी फाइल है जो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दरअसल ये एक अमेरिकन इमोशनल मूवी थी, इसीलिए अब कैप्टन और नंबर 3 लगातार बैठकर उस पूरी मूवी को देखने लग जाते हैं। मूवी के अंत होने पर वो दोनों बहुत ही ज्यादा रो रहे थे, क्योंकि ये मूवी इतनी ज्यादा इमोशनल और प्यार से भरी हुई थी कि वो दोनों अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाते और अब किसी भी तरीके से वो दोनों अपने आप को संभालते हैं और चले जाते हैं सोने के लिए, क्योंकि उन्हें आगे चलकर और भी ज्यादा मुश्किल काम करने हैं अपने प्लेनेट को बचाने के लिए। कैप्टन और नंबर 3 तो कंट्रोल रूम से चले गए थे। अब यहाँ अगले दिन सुबह होते ही डेव होश में आ जाता है। कैप्टन भी अपने सारे क्रू मेंबर्स के साथ रेडी हो गए थे अपना मिशन करने के लिए। वो तो कमांड देते हैं कि हमें अपने मैजिकल बॉल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, लेकिन उठते ही कैप्टन को पता चलता है कि उनकी स्पेसशिप की बैटरी 20% ही बची रह गई है। लेकिन फिर भी वो लिंडा और जॉश की फैमिली के पास चले जाते हैं। लिंडा तो अपने बेटे जॉश और डेव को लेकर एक अम्यूजमेंट पार्क में आ चुकी थी, जहां पर वो अलग अलग टाइप की झूले पर सवारी करते हैं। डेव तो एक स्पेसशिप होती है, लेकिन उसके अंदर मौजूद सारे के सारे छोटे एलियंस एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि इतनी खतरनाक राइड्स उन लोगों ने पहले कभी नहीं की होती। लिंडा ने तो डेव को एक कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कराया, जहां पर सबसे ज्यादा हॉट डॉग खा सकते थे। डेव ने तो बड़े आराम से कई सारे हॉट डॉग एक साथ खा लिए होते हैं, इसीलिए वो मैच जीत गया था। जीतने पर डेव
डेव को एक बहुत ही अच्छा टेडी बेयर मिलता है जिसे कि उसने बड़े प्यार से लिंडा को दे दिया था। लिंडा भी इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अब थोड़ी देर में हमें पता चला कि जॉश को वही सारे बदमाश बच्चे आकर परेशान कर रहे हैं, लेकिन वो जॉश को चोट पहुंचाते इससे पहले वहां डेव आ जाता है और उन सारे बच्चों को मारने लगता है। डेव ने तो सबसे मोटे वाले लड़के को उल्टा लटका दिया और उसका सारा सामान नीचे गिरने लगा। तभी अचानक उसकी जेब में से वही छोटी सी बॉल निकलती है जिसे कि डेव और बाकी सारे एलियंस ढूंढने आए थे। कैप्टन जो कि डेव के अंदर मौजूद थे वो उसे कंट्रोल करते हुए मैजिकल बॉल को उठा लेते हैं और अब आखिरकार कैप्टन और बाकी एलियंस को वो बॉल मिल चुकी थी। लेकिन अब कहीं न कहीं कैप्टन की बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है लिंडा के प्रति। वो तो लिंडा और जॉश को एकदम इंसानों की तरह ट्रीट कर रहा था और उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। डेव तो अब एक रेस्टोरेंट में आ जाता है जहाँ पर वो लिंडा और जॉश को अच्छा खाना खिलाएगा और लिंडा का बर्थडे भी सेलिब्रेट करेगा। लेकिन यहाँ नंबर 2 कैप्टन पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था कि अगर हमारे पास वो बॉल आ चुकी है तो हमें यहाँ टाइम वेस्ट ना करते हुए सारे रिसोर्सेज वापस अपने प्लेनेट पर लेकर जाने चाहिए। लेकिन कैप्टन बता रहे थे कि जॉश और उसकी मदर ने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए हमें ये सारी चीजों का पे बैक तो करना ही होगा। कैप्टन चाहता था कि वो जॉश और लिंडा को एकदम से खुश कर दे जाने से पहले। कैप्टन भी एक तरीके से दोनों को खुश देखना चाहता था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तब हो गई जब कैप्टन के साथ साथ बाकी सारे छोटे एलियंस के भी बिहेवियर चेंज होने लगे थे। उन सभी के अंदर भी इंसानों जैसी भावनाएं आने लगी थी। उन छोटे एलियंस में से कोई डांस करता तो कोई किसी के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से ख्याल रखता। नंबर 3 जो कि एक लेडी थी वो काफी अच्छे कपड़े पहनकर कैप्टन के सामने आ जाती है और उससे कहती है कि मुझे आपके साथ डांस करना है। दरअसल नंबर 3 इतने कम समय में कैप्टन से प्यार करने लगी थी, पर ये बातें कैप्टन को नहीं पता होती। कैप्टन अपनी शिप को कंट्रोल करने में बिजी था और लिंडा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, इसीलिए वो नंबर 3 को मना कर देता है। नंबर 3 बहुत ही ज्यादा रूठ कर वहां से चली गई थी, जिसके बाद डेव और कैप्टन बिजी हो जाते हैं लिंडा के साथ अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। पर अब नंबर 2 जो कि इंसानों से बहुत ही ज्यादा नफरत करता था, उसने अपनी एक अलग ही टीम बना ली होती है। वो चाहता था कि वो कैप्टन की जगह ले ले और इस पूरी स्पेसशिप को अकेले ही संभाले। इसीलिए नंबर 2 ने अपने सारे आदमियों के साथ मिलकर कैप्टन के ऊपर हमला कर दिया और उन्हें पकड़कर खुद ही शिप को कंट्रोल करने लगा। वहां लिंडा डेव को एक डांस पार्टी में लेकर आई हुई होती है जो मिलकर काफी सारे मजे कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक उस डांस क्लब के अंदर बहुत सारे पुलिस वाले आ गए जिन्हें की अब डेव मिल जाता है, क्योंकि वो सब काफी दिनों से डेव के शक्ल वाले इंसान को ढूंढ रहे थे। अब यहाँ डेव को पुलिस वाले अपने पुलिस स्टेशन लेकर आ गए होते हैं और उससे पूछताछ कर रहे थे। लेकिन उसी समय नंबर 2 ने कैप्टन को बंदी बना लिया होता है, जो बोल रहा था कि तुम मुझे इस तरीके से रोक नहीं सकते। इंसान बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं और हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, भले ही हम उनके प्लेनेट पर आए हैं रिसोर्सेज लेने के लिए। ये सभी बातें डेव भी दोहराते जा रहा था, जिससे कि वो सारे पुलिस वाले सुन लेते हैं और अब उन्हें डेव के ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा कि ये कहीं बाहर से आया हुआ एलियन तो नहीं। इसीलिए वो दोनों पुलिस स्टेशन से निकलकर वैज्ञानिकों से कांटेक्ट करने चले गए। लेकिन अब यहाँ डेव को पूरी तरीके से नंबर 2 कंट्रोल कर रहा था, जो काफी गुस्से वाला होता है। उसने तो अपनी स्पेसशिप की पूरी एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर ली वहां से बाहर निकलने के लिए। डेव तुरंत ही नंबर 2 के कमांड देने पर अपने हाथ से एक गन निकालता है और पुलिस स्टेशन की दीवारों को तोड़ने लगता है। अब वो पूरी तरीके से आजाद होकर बाहर आ चुका था। हालांकि सभी पुलिस वाले अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगातार डेव पर हमला करते ही जाते हैं, लेकिन डेव के चारों तरफ एक ऐसी शील्ड बन चुकी थी जिससे कि कोई भी बुलेट्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। डेव ने एक एक करके सारे के सारे पुलिस ऑफिसर्स को मारना स्टार्ट कर दिया था और ये सारी चीजें वो नंबर 2 के कहने पर कर रहा होता है। डेव ने तो अब जॉस और उसकी मदर को भी देख लिया होता है, जो एक कोने में छुपे हुए थे। नंबर 2 फिलहाल के लिए उन दोनों को जिंदा छोड़ देता है, क्योंकि उसे एक और इम्पोर्टेंट काम करना था। लेकिन अब अपने नए कैप्टन से गुस्सा होकर एक एम्प्लॉई उस डेव की बॉडी के अंदर से निकल जाता है। वो कान के रास्ते से तुरंत ही बाहर कूद गया था, क्योंकि उसे अपने पुराने कैप्टन के साथ ही काम करना होता है। स्पेसशिप के अंदर मौजूद नंबर 3 समझ चुकी थी कि अगर जब तक हमारे पुराने कैप्टन नहीं वापस आ जाते तब तक ये सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। इसीलिए वो चोरी चुपके चली जाती है कैप्टन को आजाद कराने के लिए। पर आजाद करते हुए आते ही नंबर 2 के कई सारे लोगों ने उन दोनों को पकड़ लिया था और अब नंबर 2 ने उन दोनों को सजा देने के लिए अपनी स्पेसशिप से ही बाहर निकाल दिया। उन दोनों को डेव के नाक के रास्ते से ही फेंक दिया जाता है। लेकिन अब उन दोनों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था इंसानी दुनिया में सरवाइव करना, क्योंकि दोनों का साइज काफी ज्यादा छोटा होता है और बाकी आसपास की जगह की चीजें बड़ी बड़ी होती हैं। कैप्टन और नंबर 3 किसी भी तरीके से जानवरों और इंसानों के पैर से बचते हुए आगे
बढ़ते जा रहे थे और उन्हें पता था कि सुरक्षित रहने के लिए उन्हें डेव के अंदर वापस जाना पड़ेगा। इसीलिए अब कैप्टन बचते हुए नंबर 3 से कहते हैं कि हमें एक पॉलीथीन बैग का यूज करके उसे हॉट एयर बलून की तरह यूज करना पड़ेगा। इसीलिए वो पॉलीथीन बैग का एक साइड पकड़ लेते हैं और नंबर 3 दूसरी साइड पर चली जाती है। दोनों थोड़े हवा के माध्यम से ऊपर की तरफ उड़ने लगे थे, पर अगले ही मोमेंट में उनकी पॉलीथीन बैग एक बस के वाइपर में फंस जाती है। बस ड्राइवर ने जैसे ही वाइपर को चालू किया तभी उन्हें एक झटका मिलता है, जिससे कि वो दोनों तुरंत ही उड़ते हुए डायरेक्टली डेव के पैरों पर आ जाते हैं। यहाँ कैप्टन नंबर 3 से माफी मांग रहे थे कि तुम मेरे साथ शुरुआत से थी और मैं ही तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा था। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो मैं अब तक मर चुका होता। नंबर 3 ने भी कैप्टन को माफ कर दिया होता है और अब वो दोनों किसी भी तरीके से डेव के बॉडी में चले गए थे। यहाँ डेव, जिसे कि नंबर 3 कंट्रोल कर रहा होता है, उसने एक टैक्सी रुकाई और कहा कि मुझे सबसे बड़े समुद्र वाले इलाके में लेकर चलो। वो तो अपनी एनर्जी पूरी तरीके से बचा रहा था। जॉस तो अपनी मदर से कह रहा था कि हमें डेव की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो ये सारे गलत काम नहीं कर सकता, जरूर इसके पीछे कोई न कोई तो रीजन होगा। अब पुलिस स्टेशन में सारे पुलिस ऑफिसर जब डेव को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तभी एक पुलिस ऑफिसर को अपने चाय की कप के अंदर वही छोटा सा आदमी दिखाई दिया जो कि कुछ समय पहले ही डेव की बॉडी में से बाहर निकल चुका होता है। उसने पुलिस ऑफिसर्स को सारी बातें बता दी थी कि आखिर चल क्या रहा है, जिसके बाद सारे पुलिस ऑफिसर्स भी समझ जाते हैं कि ये काम छोटे छोटे एलियंस का है। और अब डेव लगातार ट्रेवल करते हुए समुद्र के किनारे आ चुका था, जिसके हाथ में वही मैजिकल बॉल होती है जो पृथ्वी के पूरे पानी को एब्जॉर्ब कर सकती थी। नंबर 2 डेव को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है और बताता है कि तुम्हें इस बॉल को एक्टिवेट करके पानी के अंदर फेंक देना है, जिससे कि पृथ्वी पर मौजूद सारा सॉल्ट वाटर वो एब्जॉर्ब कर लें। लेकिन अचानक हमारे पुराने कैप्टन और नंबर 3 वहां आ जाते हैं, जिन्होंने डेव को तुरंत ही रोक दिया था और कहा कि मैं वापस आ चुका हूं और तुम मेरी बात मानो। डेव तुरंत ही रिएक्ट करना बंद कर देता है। कैप्टन ने तुरंत ही सिस्टम में इंक्लूड कर दिया था कि सारे कमांड मेरे द्वारा दिए जाएंगे, इसीलिए डेव नंबर 2 के दिए गए कमांड को इग्नोर कर रहा होता है। डेव तो दोनों तरफ से कमांड आने की वजह से अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और इस बॉल को वो बचाता रहता है पानी में गिरने से। यहाँ कैप्टन अब शिप के अंदर बाकी क्रू मेंबर्स के सामने आ चुके थे और कहते हैं कि हमें इंसानों को बचाना पड़ेगा। तभी अचानक डेव के हाथ से वो बॉल नीचे गिर गई थी जो डायरेक्टली चली जाती है समुद्र के अंदर और अब वो मैजिकल बॉल धीरे धीरे पूरे पानी को एब्जॉर्ब करने लगी थी। नंबर 2 के आदमी कैप्टन पर हमला करते जा रहे थे, लेकिन कैप्टन बाकी सारे क्रू मेंबर्स को समझाता है कि हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो पृथ्वी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए या फिर हम हमारे प्लेनेट को छोड़कर हमेशा के लिए पृथ्वी पर बच सकते हैं, जिससे कि हम इंसानों के साथ काफी अच्छी तरीके से रहेंगे। बाकी सारे क्रू मेंबर्स इस बात से राजी हो जाते हैं क्योंकि इंसानों के साथ ही रहकर उन्होंने लव और बिहेवियर के बारे में समझा। उन्हें पता है कि सारे इंसान गलत नहीं होते, इसीलिए सारा क्रू अब पुराने वाले कैप्टन की तरफ से हो जाता है। कैप्टन को ये बात पता थी कि भले ही वो डेव की पूरी एनर्जी यूज करके उस बॉल को पानी में से निकाल सकते हैं, लेकिन इसके बाद उनकी स्पेसशिप शट डाउन हो जाएगी। इसकी परवाह ना करते हुए कैप्टन लगातार डेव को कमांड देते हैं कि तुम बॉल को वापस निकाल लो, जिससे कि डेव अपनी पूरी एनर्जी इन सारी चीजों में लगा देता है। उसने तुरंत ही बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी लगाकर उसे बाहर निकाल दिया और अगले ही मोमेंट में उनकी स्पेसशिप की पूरी एनर्जी एकदम खत्म हो जाती है। डेव एक जगह पर बैठ चुका था। वहां पर तो पुलिस ऑफिसर्स की आर्मी आ जाती है, जिन्होंने डेव को घेर लिया होता है क्योंकि वो एक बहुत ही बड़ा क्रिमिनल साबित हो चुका है। उन सभी के साथ जोश भी मौजूद था, जो तुरंत ही एक पुलिस ऑफिसर के हाथ में मौजूद इलेक्ट्रिसिटी वाले डिवाइस की मदद से तुरंत ही डेव की बॉडी से टच कर देता है, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी के झटके लगने के कारण उसकी पूरी बॉडी चार्ज हो चुकी थी। और अब डेव अपने पैरों पर खड़ा होकर अपना मुंह आगे निकालता है, जिसके अंदर से एक छोटा सा गेट ओपन हो गया था। उसमें से कैप्टन और नंबर 3 बाहर निकलते हैं, जिसे देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। कैप्टन ने तो पुलिस वाले और बाकी लोगों को सारी बातें बताई कि वो यहाँ पर क्यों आए थे, लेकिन वो बिल्कुल नहीं चाहते कि पृथ्वी के लोगों को नुकसान पहुंचे। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो किसी और प्लेनेट से रिसोर्सेस ले लेंगे, लेकिन पृथ्वी पर वापस बिल्कुल नहीं आएंगे। कैप्टन जॉस, लिंडा और बाकी लोगों को गुड बाय कहकर वहां से जाने की तैयारी करने लग जाते हैं। डेव, जो कि एक स्पेसशिप थी, उसके पैरों के नीचे से एक मिसाइल निकलने लगी, जिससे कि वो अगले मोमेंट में आसमान की तरफ उड़ने लगता है। पर कुछ ही देर के अंदर वहां FBI की पूरी टीम आ गई थी, जिन्होंने डेव को एक टेररिस्ट समझकर उसे जाल में फंसा लिया और नीचे फेंक दिया।
डेव अब पूरी तरीके से जाल के अंदर फंस चुका था, लेकिन कैप्टन और बाकी लोगों के पास एक लाइव बोट होती है जो उनके स्पेसशिप के पैर में मौजूद थी। सभी लोग जल्द से जल्द डेव के पैर में इकट्ठा हो जाते हैं और नंबर 2 को फंसा हुआ छोड़कर सारा का सारा क्रू जूते के अंदर आकर वहां से निकल गया था। सारे छोटे एलियंस टेक ऑफ कर जाते हैं अपने प्लेनेट की तरफ जाने के लिए। यहाँ तक कि कैप्टन ने रास्ते में नंबर 3 को प्रपोज भी कर दिया होता है क्योंकि उसे अब नंबर 3 से प्यार हो चुका था। भले ही उन छोटे एलियंस को रिसोर्सेज नहीं मिले पर उन्हें इंसानों से काफी अच्छी चीजें सीखने मिली होती हैं। और इसी तरीके से हमारी ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।